रहे थे और इंदौर में तो एक बड़ा धमाका हुआ ही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कांग्रेस की तरफ से अब इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आती नजर आ रही है क्या? देखिए, कांग्रेस को इस वक्त ये कहा जा सकता है ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के लगातार नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही थी कि ये वो नेता है जिनको पहले ही कांग्रेस दरकिनार कर चुकी है। लेकिन अब कांग्रेस के पास कहने के लिए क्या होगा कि जब कांग्रेस का प्रत्याशी ही बीजेपी में शामिल हो गया। देखिए, अपने आप में सियासत में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है मध्य प्रदेश की सियासत में, खासकर देखें, क्योंकि अभी तक जहां नेताओं का बीजेपी में शामिल होना हम देख रहे थे, लेकिन अब प्रत्याशी ही बीजेपी में शामिल हो गया। और इंदौर में इतने बड़े घटनाक्रम के बाद यह बात साफ हो गई है कि यहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट शंकर लालवानी, वो एक तरीके से अब एक तरफा चुनाव यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, क्योंकि अगर हम अक्षय बम की बात करें तो दिव्य खास माने जाते गुजरात के सूरत में हुआ था, वैसे ही करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये भी साथ में बताइएगा, हमने सुना है होटल में रणनीति तैयार की गई थी। देखिए, अगर हम इस घटनाक्रम को देखते हैं तो सूरत की घटनाक्रम हमें याद आता है कि सूरत में ही कुछ दिन पहले जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, निर्दलीय उम्मीदवारों ने सूरत में अपना नामांकन वापस ले लिया था, निर्विरोध वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी एक तरीके से जीत घोषित हो गई है। तो वहीं अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी कुछ इसी तरह का समीकरण देखने को मिला है, जहां पर अक्षय बम के साथ लगातार संपर्क में नेता थे। यहाँ पे रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से उन्हें कांग्रेस से बीजेपी में लेके आना है। और दिन देखिए आप क्या चुना है इसमें, क्योंकि दिन अगर हम देखें तो आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। आज रमेश मंडोला यहां पे अक्षय बम के साथ पहुंचते हैं और यहां पे अपना नामांकन वापस लेते हैं। यानी अब कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है। हालांकि ये बात शुरू से कही जा रही थी कि इंदौर में कुछ बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि देखिए राजनीति है, राजनीति में तो सब जायज होता है। और खासकर इस तरह के खेल तो हम राजनीति में लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं। और बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया है, जिस दावे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में कूदी है, तो कहीं ना कहीं सीटें तो जीतनी है, लेकिन साथ ही साथ मार्जिन भी बड़ा रखना है। और उसी के चलते आज ये धमाका हमें इंदौर में देखने को मिला है। रणनीति बनाई गई, संपर्क में अक्षय बम लंबे समय से थे और आज का तय किया गया था कि रमेश मंडोला उनके साथ जाएंगे और अपना नामांकन वापस लेंगे। नामांकन वापस लिया, बीजेपी कार्यालय में इस वक्त है और अब कुछ देर में अक्षय बम जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अपने आप एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए यह है, क्योंकि एक तरीके से अगर प्रत्याशी ही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर जाता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड भी कमजोर होता है विपक्ष का, उस दल का, और खासकर कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ज्यादा गिरता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बात ये भी है कि जैसा कि आपने भी बोला, कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमने तो नेता को किनारे कर दिया था, लेकिन अब प्रत्याशी कर लेगा तो आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात कि ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस में टिक नहीं पा रहे हैं, कहाँ कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, आज जब अक्षय बम नामांकन वापस लेकर निकले थे वहां से, उसके बाद लगातार मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने ऑफिशियली बात नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया है कि जब से वो उम्मीदवार बने हैं उन्हें पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। क्योंकि देखिए, अगर हम इस बार के लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव एक तरफा लोग समझ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी काफी मजबूत है। ऐसे में पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से भी एक बहुत उदासीनता देखने को मिल रही है और इसी की वजह से जो उम्मीदवार है वो बहुत ज्यादा
जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए भी नजर नहीं आ रहे और ये स्थिति भोपाल की भी है। लेकिन अगर हम इंदौर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव जो है एक तरफा नजर आ रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि इंदौर की जितनी विधानसभा सीटें थी सब पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी की सीट बीजेपी का गढ़ इंदौर को माना जाता है। ऐसे में कोई सपोर्ट न मिलने की वजह से, अपनी हार के डर की वजह से हो सकता है कि अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए और अपना नामांकन जो है उन्होंने वापस लिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि जब से वो उम्मीदवार बने थे उनके ऊपर लगातार एक दबाव भी था, जिसकी वजह से वो अपना नामांकन वापस लेने के लिए आज पहुंचे। जो भी बात रही हो खुलकर अभी सामने आई था, अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, कैलाश विजयवर्गीय इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मुकेश नायक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका रुख कर लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टेक पर। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ इतनी ही कही जाती है। गौरव, रोकना चाहूंगी, मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस में टिक नहीं रहे हैं, एक के बाद एक झटके लगते हुए कांग्रेस को दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, ये मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली निर्लज्ज राजनीति है और मध्य प्रदेश और पूरा देश एक राजनीति के ऐसे घटियावाद के दौर से गुजर रहा है जहां भाषा की नीचाइयां सबसे नीची हैं, जहां मुद्दों की नीचाइयां सबसे नीचे हैं और जहां दलबदल और सब तरह के धन का, पैसे का, प्रशासन का, डंडे का जितना भी भरपूर उपयोग हो सकता है पूरे देश भर में हो रहा है। पहले 2 चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश में जिस तरह की जमीन हिलती हुई दिखाई दी बीजेपी को और जिस तरह से वोट परसेंट गिरा, उसके चलते बीजेपी को ये लगा कि कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव डालने की जरूरत है पूरे मध्य प्रदेश की सामूहिक चेतना में, ताकि जो वोट परसेंट कम होने के बाद दोनों चक्रों में जो उनको नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर सके। उसके चलते उन्होंने जो हमारी इंदौर की जो सबसे कमजोर सीट थी मध्य प्रदेश में, उस सबसे कमजोर सीट के मर्म स्थल पर हाथ रखा। बिल्कुल, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो आसपास की सीटें हैं उस पर भी पड़ेगा। मुकेश जी, ये मुझे जरा आप समझाइएगा कि इस सीट पर क्या इंडिकेशन पहले से कुछ मिले थे, क्या पहले से पता चल रहा था, कुछ इनपुट सामने आ रहे थे कि ऐसा होने वाला है? देखिए, हमको कोई जानकारी नहीं थी, न कोई हमको इनपुट मिला। ये कैलाश विजयवर्गीय जी और मेंदोला, जो पहले भी इस तरह की षड्यंत्र और घटिया राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दबाव डाल के और प्रशासन का जोर डाल के ये दल बदल कराया। आपने देखा होगा कि जब ये गाड़ी में जा रहे हैं तो आगे की सीट पर कैलाश विजयवर्गीय बैठे हुए हैं, पीछे की सीट पर मेंदोला बैठे हुए हैं और ऐसे विजय उल्लास के साथ जा रहे हैं जैसे युद्ध भूमि से कोई बहुत बड़ा युद्ध जीतकर बाहर निकल रहे हैं। ये एक बात बताइए, यहाँ पर दल बदल करा के जो इनको बिल्कुल सुख मिला। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई थी, जिसकी वजह से इस तरीके के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कमजोर सीट भी कांग्रेस के लिए मानी जा रही थी। फिर किस रणनीति की तरह इसको देखें? देखिए, जब इन्होंने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उदासीनता दूसरे दौर में नहीं गई, पूरी शक्ति और क्षमता इन्होंने लगा ली। इनके गृह मंत्री ने 25 अप्रैल को ये कहा कि एक पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे। इनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 11 फरवरी को कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। इन्होंने कहा, बीडी शर्मा ने, कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर 2 लाख कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। फिर क्या हुआ? मतदान के बाद कहाँ गए 370 लोग हर पोलिंग बूथ पर जो बढ़ाने थे? कहाँ गए वो 2 लाख लोग जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी? इन्हें पता लग गया कि पिछले चुनाव में जिन शहरी क्षेत्रों में 2 चुनाव में इन्हें बहुत ज्यादा वोट मिले थे और ये जीते थे, वहां 11% मतदान कम हुआ है और 8% मतदान कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान जहां लाडली लक्ष्मी योजना के प्रभाव से कांग्रेस के बीजेपी फेवर में चुनाव जीती थी, वहां महिलाओं का 11% वोट कम हुआ है। आप खुद स्वयं सोच लीजिए। इतिहास गवाह है
कि जब जब भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव लड़ी है और वोट परसेंट बढ़ा है तो उनको फायदा हुआ है, और वोट परसेंट गिरा है तो उनको नुकसान हुआ है। बिल्कुल, ये भी जरा मुझे बताइएगा। देखिए, मालवा निमाड़ की हम बात कर रहे हैं, आप भी समझते हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये संभाग और यहाँ की सीटें। जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं अक्षय कांति बम, और ये भी सामने आ रहा था कि युवा चेहरा है, कांग्रेस युवा चेहरा से एक उम्मीद लगाए बैठी थी। फिर उसके बाद जब इस तरीके का बड़ा झटका लगा तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उनको भी बड़ा झटका लगा होगा। कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने आई, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की युवा पीढ़ी और बदलती हुई कांग्रेस एक लंबे संघर्ष की तैयारी कर रही है। हमारी तैयारी इस चुनाव तक सीमित नहीं है। इंदौर का तो रिजल्ट हम पहले ही जानते थे। इंदौर हमारा सबसे कमजोर लोकसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश भर में, तो इंदौर की हार जीत को तो हम काउंट करके चल ही नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से धोखा दिया गया, जिस तरह से आस्तीन में बैठे सांप ने काटा है, जिस तरह से धोखा दिया गया, और इस तरह की राजनीति की कोई उम्मीद करता है क्या? और इस तरह की राजनीति होना चाहिए क्या? बिल्कुल। ये भी जरा बताइएगा आप, क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा से भी हमारी बातचीत हुई तो हमने उनसे पूछा कि ज्वाइनिंग अभियान आपका ऐसे ही जारी रहेगा, और भी नाम सामने आ सकते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हाँ, अभी और भी नाम ऐसे बड़े सामने आ सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, अरे वो तो नरोत्तम मिश्रा तो बेचारे दल बदल के महारथी हैं। वो तो सबसे बड़े उत्प्रेरक हैं दल बदल कराने के, और वो स्वयं भी इस घटिया राजनीति के शिकार हो गए हैं। बेचारे बीजेपी के दफ्तर में खड़े खड़े दल बदल कराते रहते हैं। एक कुर्सी तक तो उनको बैठने के लिए बीजेपी ने दी नहीं है, लोकसभा का टिकट नहीं दिया, राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया, किस संगठन में किसी जगह पर नहीं रखा। ठीक है, अब एक काम दिया है उनको, आपसे भी रहेगा मुकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। हमारे संवाददाता गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, पहले मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुकेश जी से भी पूछ सकते हैं। एक स्टोरी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, हालांकि कितनी पुष्टि है ये नहीं पता, कितना स्पष्ट हो पाया है ये पूरा जो घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है, कि अक्षय कांति बम ने कहा था कि अगर कांग्रेस वालों को पता चला कि ऐसा मैं कर रहा हूँ तो होने की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि वो हमला बोल सकते हैं। तो इसके बाद एंट्री हुई यहाँ पर मेंदोला की, तो कहीं ना कहीं उनको डर तो था कि अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाऊंगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि अक्षय कांति बम ने जब ज्वाइन करी बीजेपी या बीजेपी में जब नामांकन वापस लिया तो लगातार उनको ये कहा जा रहा था कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था पार्टी से। मुकेश नायक जी से मेरा ये सवाल ही रहेगा कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अब जब प्रत्याशी ही शामिल हो गया है और उसका ये कहना है कि पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पार्टी ये मान के चल रही है कि कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को सपोर्ट नहीं करना है या उनको ज्यादा मदद नहीं करनी है? क्या पार्टी भी अपने आप को उन सीटों पर हारा हुआ मान रही है जिसकी हताशा प्रत्याशियों में आ रही है? क्योंकि देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाता है कि कोई प्रत्याशी ही पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। सूरत जैसी घटना मध्य प्रदेश में हुई है, और ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस कुछ सीटों पर ही फोकस्ड है, बाकी चुनाव में क्या कांग्रेस फोकस्ड नहीं है? अब फिलहाल अगर हम अक्षय बम की बात करें तो युवा चेहरा थे, हमारा संपर्क टूट गया है, मुकेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लौटेंगे उनके पास। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, ये जो आपने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, छिंदवाड़ा में भी हमने देखा था शुरुआत में कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, वहां पर कहीं ना कहीं वो अकेले नजर आ रहे थे, अकेले चुनाव लड़ते हुए। बाद में हमने देखा कि वहां पर सभा हुई और उन्हें कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो मिला। फिर यहाँ पर जो कमजोर सीटें हैं वहां पर भी जो प्रत्याशी हैं वो अकेले लड़ रहे हैं। दूसरी ओर हम बीजेपी की बात करते हैं, एकजुट होकर एक जो हम निचले लेवल की बात करते हैं, माइक्रो से माइक्रो लेवल के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं।
देखिए बात यही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। जो सीनियर लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार उन सीटों पर पहुंच रहे थे जिन सीटों पर बीजेपी को ये महसूस हो रहा था कि वो कमजोर है, या उन सीटों पर पहुंच रहे थे कि जहां की विधानसभा सीटें बीजेपी हारी है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी थी बीजेपी ने। लेकिन एक तरफ जहां हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की एक तो प्रत्याशियों की सूची भी बहुत देरी से जारी की गई। इसके बाद अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार इतना मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपने आप को हारा हुआ पहले से ही मान रही है, क्या कुछ ही सीटों पर, जिन सीटों पर कांग्रेस ये बोल रही है कि ये सीटें हम जीत रहे हैं, क्या केवल उन सीटों पर फोकस है। हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं तो क्या छिंदवाड़ा का चुनाव क्या कमलनाथ और नकुलनाथ के भरोसे छोड़ दिया था कांग्रेस ने कि वो वहां के परंपरागत सीट उनकी है, वो वहां से लगातार जीत रहे हैं, तो क्या वही वहां से चुनाव जीत लेंगे। इंदौर और भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो ये सीटें बीजेपी की मानी जाती है, लेकिन बीजेपी की सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की एक कोशिश भी यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। मोदी जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे रोड शो हुआ है भोपाल में, लेकिन किसी बड़े नेता का अब तक भोपाल में आना नहीं हुआ है। इंदौर में कोई ऐसा बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी को यह लग रहा है कि पार्टी की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई प्रत्याशी ये बोलता है कि पार्टी से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि संगठन ने केवल औपचारिकता के मात्र के लिए ही अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं एक हताशा प्रत्याशी में होती है। क्योंकि देखिए एक चुनाव में एक प्रत्याशी की हार होती है और एक बहुत ही बड़े मार्जिन से हार होती है। जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और हारता है तो कहीं ना कहीं उसके मार्जिन में उसकी कोशिश, उसकी तपस्या दिखती है, लेकिन जब बहुत बड़े मार्जिन से कोई प्रत्याशी हारता है तो कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के संकट खड़े हो जाते हैं। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो प्रत्याशियों को भी अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है, और शायद अक्षय बम के साथ ये स्थिति बनी होगी, तभी उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर वो बीजेपी में अब शामिल हो रहे हैं। फिलहाल कई तरह के सवाल एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये वॉर से कम तो नहीं है, युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब जरा आप मुझे ये समझाइएगा कि हमने पहले खजुराहो में देखा कि एसपी की जो प्रत्याशी, इंडी गठबंधन की जो प्रत्याशी है, उनका नामांकन रद्द हुआ और बीजेपी की स्थिति मजबूत वहां पर। दूसरा फिर हम इंदौर में भी ऐसी स्थिति देख रहे हैं। तो क्या माने, ये जो 2 सीटें हैं ये बीजेपी की? संक्षेप में देखिए खजुराहो और इंदौर ये दोनों सीटें ऐसी हैं, देखिए खजुराहो और इंदौर दोनों ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी की सीट मानी जाती रही हैं, और ये कहा जा रहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी जीत सकती है, मजबूत स्थिति में है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थिति यहाँ पे पैदा हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इन सीटों पर केवल जीतना नहीं है बल्कि अच्छे मार्जिन से यहाँ पे जीतना है। क्योंकि कोशिश यहाँ पे केंद्र की तरफ से की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन हुए रोकना चाहूंगी आपको, और मजबूत स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए गौरव।